बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन के सच्चो, कैसे हैं आप लोग? जैसे भी हैं बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो ईद की छुट्टियाँ अच्छी गुजरी होंगी और डेफिनेटली आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अब ये बात अपने माइंड में रख लीजिए कि अब आपका चैप्टर 7 कंप्लीट टेस्ट होने वाला है और ये आपका लास्ट टेस्ट होगा जो डिसाइड करेगा स्टूडेंट द मंथ कौन होगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने चैप्टर 007 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, थर्मो केमिस्ट्री। ओके, तो बेटे हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, डेट इज़ बोर्न हैबर साइकिल। ठीक है, लेकिन इसको करने से पहले आपको थोड़ा सा अपने माजी में जानना पड़ेगा और हेजिस लॉ को रिवाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं कि हेजिस लॉ क्या था। हेजिस लॉ आपके पास जो डेफिनेशन शो कर रहा है, जो कि प्रीवियस लेक्चर में आपने समझी थी कि अगर आपके पास कोई ऐसा रिएक्शन है जिसको कंप्लीट करने के हमारे पास डिफरेंट रूट हैं, तो ये बात याद रखिए, आप जो भी रूट अडॉप्ट करेंगे हमारे पास जो ओवरऑल एनर्जी है शुड बी सेम, वो हमारे पास सेम होगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन साथ क्या पॉइंट आउट की गई थी कि आपके पास इनिशियल और फाइनल कंडीशन शुड बी सेम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ई से डी को प्रिपेयर करना है, तो हमारे पास एक ये रूट है सिंगल स्टेप। ठीक है, इसमें जो एनर्जी चेंज होगा वो एनर्जी चेंज सेकंड रूट में एनर्जी चेंज के इक्वल होगा। अब सेकंड रूट में आप देख सकते हैं कि 3 स्टेप हैं। ठीक है, डेल्टा H1 है, डेल्टा H2 है, डेल्टा H3 है, तो इन तीनों का जो सम होना चाहिए वो इस डेल्टा एच के इक्वल होना चाहिए। अगर यहाँ पे 100 किलो जूल एनर्जी जो है वो इवॉल्व हो रही है, तो इन तीनों का सम भी 100 किलो जूल एनर्जी इवॉल्व के इक्वल होना चाहिए। अगर यहाँ पे 100 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो इन तीनों का सम भी 100 किलो जूल एब्जॉर्ब के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास था हेजिस लॉ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बेटे बोर्न हैबर साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ। हेजिस लॉ और बोर्न हैबर साइकिल ये आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि इनमें से कोई एक कंसेप्ट लाजमी आपके पेपर का हिस्सा बनता, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो। तो व्हाट इज़ बोर्न हैबर साइकिल, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। स्टेप बाय स्टेप आपने ज़रा फोकस रखना है और ये डेफिनेटली आपके लिए मुश्किल नहीं होने वाला। तो इसको डिफाइन करते हैं, एनर्जी चेंज इन अ साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जहाँ से आपने स्टार्ट लेना है आपने वहाँ पे वापस आना है। ठीक है, तो वो आपके पास डेफिनेटली एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो साइक्लिक प्रोसेस में अगर आप चलते हैं तो एनर्जी चेंज इज़ ऑलवेज ज़ीरो। इसका मतलब क्या होगा कि उस रिएक्शन में जो एनर्जी चेंज होगा वो हमेशा ज़ीरो होगा। ठीक है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, तो अगर कोई आपसे ये पूछ लेता है व्हाट इज़ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक, तो आप यही डेफिनेशन, ठीक है, ये यूज़ कर सकते हैं इस लॉ को डिफ़ाइन करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक आपने देख लिया था, वो जस्ट कंजर्वेशन ऑफ मैस वाला था। जिस तरह मैस को आप जनरेट नहीं कर सकते, उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक है, मैस की जगह पे आप एनर्जी को लेकर आए थर्मोकेमिस्ट्री में, तो एनर्जी को जिस तरह आप जनरेट नहीं कर सकते, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इसी तरह आपके पास जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है वो आपके पास बोर्न हैबर साइकिल की डेफिनेशन है, एनर्जी चेंज इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी डेफिनेशन होगी। अब आपके पास इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव हमारे पास है टू कैलकुलेट द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ बाइनरी कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल m प्लस x नेगेटिव टाइप। इस टाइप के जो बाइनरी कंपाउंड आयनिक कंपाउंड्स हैं उनकी हम लेटेस्ट एनर्जी की कैलकुलेशन करते हैं। आपको याद होगा कि प्रीवियस वीडियो में एक शॉर्ट क्वेश्चन करवाया गया था लेटेस्ट एनर्जी का। ठीक है, लेटेस्ट एनर्जी क्या है उसको भी देख लेते हैं, उसको भी हम रिवाइज कर रहे हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, ये दोनों आइंस हैं। इनका जो 1 मोल होगा, फॉर एग्जांपल सोडियम आयन का, क्लोराइड आयन का 1 मोल होगा, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर आपको 1 मोल देंगे किसका? सोडियम क्लोराइड का, NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड। ठीक है, लेकिन उसमें साथ कंडीशंस भी अप्लाई आपने करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, ये आपके पास आयनिक कंपाउंड है, लेकिन ये किससे बनना चाहिए? ये आपके पास गैसियस आयन से बनना चाहिए। इसका मतलब कि जो सोडियम आयन है ये गैस की फॉर्म में होना चाहिए।
ठीक है, क्लोराइड आयन गैस की फॉर्म में होना चाहिए। उसकी वजह क्या है कि जब आप गैसियस फॉर्म की बात करते हैं तो आपके पास जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होते हैं वो इंडिविजुअल फॉर्म्स में होते हैं, इनकी किसी के साथ अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं होती। ठीक है, ये इंडिविजुअल जो है वो मूव कर रहे होते हैं, और जैसे ही ये इंडिविजुअल पार्टिकल इसके इंडिविजुअल पार्टिकल के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास NaCl बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड कंडीशंस पे गैसियस स्टेट में होने चाहिए। अगर आपके पास फॉर्मेशन हो रही है सोडियम क्लोराइड की, ठीक है, तो इसके रिज़ल्ट में हमें 787 एनर्जी गेन होती है। इसका मतलब रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक, इतनी एनर्जी जो है वो इवॉल्व होगी, एंड दैट विल बी द लेटेस्ट एनर्जी। इस एनर्जी को, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को आप बोलोगे लेटेस्ट एनर्जी। ठीक है, अब एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, अगर आप इस रिएक्शन को रिवर्स में ले जाते हैं, आयनी कंपाउंड को उसके रिस्पेक्टिव आयंस में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको भी आप लेटेस्ट एनर्जी का ही नाम देते हैं। ठीक है, तो ये प्रीवियस वीडियो में हम बात कर चुके हैं। रिवाइज इस वजह से कर रहा हूँ कि डेफिनेटली 4-5 दिन का जो है वो गैप आ चुका है, तो स्टूडेंट आगे मौका देखता है कि मुझे रेस्ट ज़्यादा मिले। ठीक है, तो इस वजह से बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो उसके माइंड से बाहर जा चुकी होती हैं, तो इस वजह से ये पॉइंट्स दोबारा से आपके सामने लाए जा रहे हैं, क्योंकि इस बोर्न हैबर साइकिल को समझने के लिए, ठीक है, आपको इन पॉइंट्स की ज़रूरत होनी चाहिए। ठीक है, बोर्न हैबर आपके पास साइंटिस्ट नेम है, साइकिल मीन्स कि यहाँ पे हम एक साइक्लिक प्रोसेस के साथ डील करने वाले। डेफिनेशन, इसको आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक कहोगे। ऑब्जेक्टिव आपके पास है लेटेस्ट एनर्जी। लेटेस्ट एनर्जी क्या है उसकी हम बात कर चुके। बाइनरी कंपाउंड क्या होते हैं? बाइनरी का मतलब होता है टू। ठीक है, इसका मतलब कि ये ऐसे आयनी कंपाउंड होंगे, बाइनरी आयनी कंपाउंड विच कंटेन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ आयन्स। जैसे अभी आपको मैंने एग्जांपल दी NaCl। ठीक है, एक सोडियम आयन होगा, एक क्लोराइड आयन। और ये बात याद रखिए, कभी भी रिप्रेजेंटेशन आप यूज़ करते हैं Mx की, तो M4 हम मेटल की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और X4 हैलोजन। आपने पीरियोडिक टेबल ऑब्जर्व किया होगा प्रीवियस क्लासेस में। हमारे पास जो फर्स्ट 2 ग्रुप होते हैं, जिसको हम फर्स्ट A सेकंड A ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो एलिमेंट्स यहाँ पे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिथियम है, यहाँ पे सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, और यहाँ पे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपके पास मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट्स हैं, इनको हम मेटल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मेटल से। और ग्रुप नंबर 7 यहाँ पे आएगा 7A। ठीक है, इनको हम कहते हैं हैलोजेंस। हैलोजन का मतलब होता है साल्ट फॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि कोई भी साल्ट अगर आप लेते हैं तो उसमें आप किसको ऑब्जर्व करते हैं? क्लोराइड्स को, ब्रोमाइड्स को, आयोडाइड्स को। ठीक है, तो इस वजह से हैलोजन इनको हम नाम देते हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर 7A, या फिर इसको हम 17 ग्रुप भी कह सकते हैं। इसको आप 1 ग्रुप कह सकते हो, इसको आप 2 ग्रुप कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से जो Mx रिप्रेजेंट कर रहा है वो ग्रुप 1 को कर रहा है, M और ये X। ठीक है, इसमें से कोई एलिमेंट ले लें, इसके साथ आप अटैच कर दें, वो बाइनरी आयनी कंपाउंड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम है, लिथियम यहाँ से क्लोराइड ले लें, लिथियम क्लोराइड। यहाँ से पोटाशियम है, पोटाशियम के साथ फ्लोराइड ले लीजिए, KF पोटाशियम फ्लोराइड। सोडियम यहाँ से आ गया, NaCl आप यहाँ से ले लीजिए, सोडियम क्लोराइड। सोडियम यहाँ से आ गया, Br आप यहाँ से ले लीजिए, सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो दीज आर बाइनरी कंपाउंड्स, बाइनरी आयनी कंपाउंड्स हैविंग 2 टाइप ऑफ आयन्स। ठीक है, लिथियम क्लोराइड, पोटाशियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो अब इस बोर्न हैबर साइकिल में हम कोई एक बाइनरी आयनी कंपाउंड लेंगे और उसका लेटेस्ट एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग हेज़िस लॉ। क्योंकि ये जो आपके पास बोर्न हैबर साइकिल है, ये एप्लीकेशन है किसकी? हेज़िस लॉ की। इसका मतलब कि हेज़िस लॉ को जो मैंने स्टार्ट में रिवाइज़ किया उसका पर्पज़ यही था कि हम इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप बोर्न हैबर साइकिल को समझना चाह रहे हैं। तो ये आपके पास इसकी जस्ट डेफिनेशन है, इसका ऑब्जेक्टिव है, और उसके बाद कुछ टर्म जो बार बार यूज़ होंगी, बाइनरी आयनी कंपाउंड है, लेटेस्ट एनर्जी है। ठीक है, ये इन सब को आपके माइंड में होना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, तो चलते हैं अब अपने बेसिक कंसेप्ट की तरफ। पॉइंट होगा एग्जांपल ऑफ NaCl इन केस ऑफ बोन हैबर साइकिल, अगर आपको ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है। एग्जांपल देखते हैं NaCl की। एक साइकिल मैंने जनरेट किया हुआ है, ठीक है। इसमें जस्ट लाइक हेज़िस लॉ आपके पास जो कंप्लीट चेंज है उसके 2 डिफरेंट रूट हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सोडियम मेटल है, सॉलिड फॉर्म में है, और ये हाफ Cl2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, गैसियस फेस में है, ठीक है। अब यहाँ से लेकर जो यहाँ तक चेंज है ना, वो एक सिंगल स्टेप चेंज है, ठीक है। एक ही स्टेप में आपका फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है NaCl, दैट इज़ आयनिक कंपाउंड, फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये सिंगल स्टेप में है और इसमें जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज़ डेल्टा HF फॉर्मेशन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ओके। अब एक सेकंड रूट है, ठीक है। आपका इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम होगा, लेकिन ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा और यहाँ से यहाँ तक आपका सेकंड स्टेप होगा। अब ये आपके पास जो फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पे सोडियम जो है वो सॉलिड फेस में, ये सॉलिड से जा रहा है गैसियस फेस में, ठीक है। और जो क्लोरीन है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, ठीक है। और ये मॉलिक्यूलर फॉर्म से जा रही है किसमें, आयनिक फॉर्म में, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप में आपके पास जो है वो रिस्पेक्टिव आयंस बनेंगे और उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये आयंस एक दूसरे के साथ मिलकर आपको फाइनल प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि इसमें जो एंथैल्पी चेंज है उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं डेल्टा H x के साथ, ठीक है। x मीन्स कोई भी एंथैल्पी चेंज है, और यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज है असल में ये आपके पास है डेल्टा H L फॉर लैटिस एनर्जी। असल में आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, डेल्टा HL। आप डेफिनेशन पे थोड़ा सा फोकस रखिए, 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड फ्रॉम इट्स गैसियस आयंस, ठीक है। ये देखें, ये सोडियम आयन है गैसियस फॉर्म में, क्लोराइड आयन है गैसियस फॉर्म में। अब ये भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ही है, लेकिन इसको आप लैटिस एनर्जी नहीं बोलोगे, ठीक है। इसको आप सिंपल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलोगे। ये सिंगल स्टेप है और ये 2 स्टेप रूट है। आप चाहे इस रूट को अडॉप्ट करते हैं, आप चाहे इस रूट को अडॉप्ट करते हैं, अकॉर्डिंग टू हेज़िस लॉ एंथैल्पी चेंजेस ड्यूरिंग बोथ रूट शुड बी सेम, ठीक है, ओके। अगर हम इसको सिंपल वे में देख लेते हैं, हमारे पास ये फर्स्ट स्टेप है सिंगल स्टेप प्रोसेस, जो कि आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसमें क्या है, सोडियम सॉलिड मॉलिक्यूलर क्लोरीन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं सॉलिड फेस में, और इसमें जो एंथैल्पी चेंज है डेट इज़ डेल्टा HF, जो कि आप ऊपर रिप्रेजेंट कर चुके हैं। सेकंड रूट में आपके पास क्या है, 2 स्टेप है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में रिस्पेक्टिव जो आपके पास एलिमेंट्स हैं वो आयंस में कन्वर्ट हो रहे हैं गैसियस फेस में। इस एंथैल्पी को आपने रिप्रेजेंट किया हुआ है डेल्टा HX के साथ, डेल्टा HX के साथ, ठीक है, ओके। सेकंड स्टेप आपके पास जो इस रूट का है वो ये रिस्पेक्टिव आयंस जो कि गैसियस फॉर्म में आ चुके हैं, ये एक दूसरे के साथ मिलकर आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन दे रहे हैं, और इसको आपने रिप्रेजेंट किया हुआ है डेल्टा HL, दैट इज़ लैटिस एनर्जी, और इसी की कैलकुलेशन आपने करनी है, जो कि यहाँ पे हमने इस पिक्चर में इस तरह रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये पिक्चर आपके पास एग्जैक्टली आपकी बुक वाली है, ठीक है, ओके। अब अकॉर्डिंग टू हेज़िस लॉ, अगर हम इस एग्जांपल पे हेज़िस लॉ को अप्लाई करते हैं तो एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फर्स्ट रूट शुड इक्वल टू द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग सेकंड रूट, मींस डेल्टा HF इज इक्वल टू डेल्टा HX प्लस डेल्टा HL, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हेज़िस लॉ। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डेल्टा HF शुड इक्वल टू डेल्टा HX प्लस डेल्टा HL, ठीक है। और अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, क्योंकि हमने कैलकुलेट करना है डेल्टा HL, दैट इज़ एंथैल्पी ऑफ लैटिस एनर्जी, दैट इज़ इक्वल टू, तो ये फैक्टर इस साइड पे आके डेल्टा HF में से माइनस हो जाएगा, डेल्टा HX, ठीक हो गया, ओके। तो ये आपके पास इक्वेशन जनरेट होगी। अब इसमें अगर आपके पास ये दोनों फैक्टर आ जाते हैं, ठीक है, डेल्टा HF और डेल्टा HX, तो आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब इस एग्जांपल में आपको जो डेल्टा HF है वो गिवन है, ठीक है, वो आपको गिवन है, डेट इज़ -411 किलो जॉल पर मोल। तो डेल्टा HF हमारे पास आ चुका,
ठीक है, ये आपको गिवन होगा, आपको लर्न करना पड़ेगा कि आपके पास जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है फ्रॉम सोडियम सॉलिड हाफ Cl2 मीन के मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्लोरीन गैस है, ठीक है, इन दोनों से अगर आप डायरेक्टली फॉर्मेशन करते हैं सोडियम क्लोराइड की तो आपके पास होगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दैट विल बी इक्वल टू -411। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -411 माइनस। अब इसकी कैलकुलेशन अगर आप कर लेते हैं तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा एच एल की, ठीक है, डेल्टा एच एल की। अब इसकी कैलकुलेशन जो है वो हम करेंगे डेल्टा एच एक्स की, इसकी जो कैलकुलेशन है। अब हम अपना जो प्रीवियस कंसेप्ट है डिफरेंट एंथैल्पीज़ जो आपने डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पीज़ को ऑब्ज़र्व किया, इसको ऑब्ज़र्व करते हुए, इसका यूज़ करते हुए, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम मूव करेंगे और डेल्टा एच एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद इस इक्वेशन में प्लेस करेंगे तो हमारे पास डेल्टा एच एल की वैल्यू आ जाएगी और साथ साथ हमारे पास एक साइकिल जनरेट होता जाएगा, उस साइकिल की भी बात हम एट द एंड करेंगे, ठीक है। ओके जी, तो इस वीडियो में बोर्न हैब साइकिल आप कंप्लीट ऑब्ज़र्व करने वाले हैं। जो बातें पहले हमने रिपीट की हैं उन बातों को अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि उन्हीं स्टेप पे चलते हुए हमने इस पूरी डायग्राम को कंप्लीट करना है। तो आपको मैं स्टेप वाइज मूव करवा रहा हूँ। जब आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए तो फर्स्ट पॉइंट पे इसकी डेफिनेशन, सेकंड पॉइंट पे इसका ऑब्जेक्टिव, पर्पस, किस पर्पस के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट पे आपने एग्जांपल देनी है और फोर्थ पॉइंट पे आपने इस डायग्राम को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चलते हैं इस डायग्राम की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, इस पिक्चर को आपने एक ग्राफ की फॉर्म में लेके चलना है। जिस तरह हम ग्राफ में वैल्यूज़ प्लेस करते हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग मैनर में, इसी तरह आपने यहाँ पे जो रिएक्शन होगा एक्सो या फिर एंडो, उसको आपने पॉइंट आउट करना है एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपके पास एनर्जी ग्राफ है, ठीक है, एक्सेस आप कह लीजिए। ऊपर की तरफ अगर आप लेकर जाएंगे अपने प्रोडक्ट्स को तो इट्स मीन कि आपके पास एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी ऐड हो रही है, रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक, ठीक है। और अगर आप नीचे की तरफ लेकर आ रहे हैं, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को, तो डेफिनेटली किस केस में आपके पास प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल कम होता है, वो एक्सो केस में होता है जहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो आपके पास एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से लो एनर्जी पे आ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट होगा ये देखिए, जहाँ पे आपके पास आपका रिएक्टेंट पड़ा हुआ है सोडियम सॉलिड फेस और हाफ क्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अब आपके पास इस रिएक्टेंट को लेकर अपने फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचने के टू डिफरेंट रूट होंगे। एक आपके पास है डायरेक्ट रूट, जिसको आपने रिप्रेजेंट किया था डेल्टा एच एफ से, डेल्टा एच एफ से, और क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है -411 इसकी वैल्यू थी किलोजूल पर मोल, तो इस वजह से हमने रिएक्टेंट को नीचे की तरफ पॉइंट आउट किया कि इसका आप रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल लो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंगल स्टेप है, ये आपके पास सिंगल स्टेप है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके पास फर्स्ट रूट है, ठीक है। अब इसको आपने साथ सिंगल स्टेप इस तरह भी रिप्रेजेंट कर दिया, सोडियम सॉलिड हाफ Cl2 मॉलिक्यूलर फॉर्म मेक सोडियम क्लोराइड सॉलिड डेल्टा HF इज इक्वल टू -411। तो ये सिंगल स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब हम जा रहे हैं अपने सेकंड रूट की तरफ, जो कि आपने प्रीवियस वीडियो में भी ऑब्जर्व किया, लेकिन वहाँ पे आपने डेल्टा HX की बात करनी है, ठीक है, डेल्टा HX, क्योंकि अगर हमारे पास इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है तो हम डेल्टा HL की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, डेल्टा HL की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। जो प्रीवियस आपके पास फार्मूला था कुछ इस तरह, डेल्टा HL इज इक्वल टू डेल्टा HF माइनस डेल्टा HX, ठीक है। तो अगर हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमारे पास है, अगर इसकी वैल्यू आ जाती है तो डेफिनेटली हम डेल्टा HX की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब उसमें हमें एक डिफरेंट स्टेप को यूज़ करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सोडियम सॉलिड फेस में है, इसको हमने सोडियम आयनिक फॉर्म में लेकर जाना है,
ठीक है, आयनिक फॉर्म में लेकर जाना है। और जो क्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है इसको हमने क्लोरीन आयनिक फॉर्म में लेकर जाना है। ठीक है, तो हम स्टेप वाइज मूव करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, सोडियम सॉलिड कन्वर्ट होगा इनटू सोडियम गैस। मींस कि ये आपके पास बल्क फॉर्म में है, सॉलिड फेस में है, और ये आपके पास गैसियस फेस में है। आपने एनर्जी प्रोवाइड करनी है जिसकी वजह से आपके पास जो सोडियम है वो गैसियस फेस में आ जाएगा। ठीक है, ये गैसियस फेस में आ जाएगा। लेकिन इसमें आपके पास जो क्लोरीन मॉलिक्यूलर है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ये साथ अनचेंज फॉर्म में रहेगा। इसका मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी चेंज हुआ वो सिर्फ सोडियम की वजह से चेंज हुआ। सोडियम सॉलिड को आपने सोडियम गैसियस फेस में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब कि ये आपके पास जो चेंज है इसको आप एटमाइजेशन कहते हो, डेल्टा HAT एटमाइजेशन। और अगर आप थोड़ा सा माजी में जाते हैं और इस एटमाइजेशन को आप रिवाइज करते हैं तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि सोडियम सॉलिड से जब सोडियम गैसियस फेस में जाएगा तो ये एटमाइजेशन होगा, और इसको आप बोलोगे एटमाइजेशन ऑफ सोडियम, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सोडियम। ठीक है, अब ये आपके पास कितना होता है, ये आपके पास होता है +108। और यही वजह है कि हम रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट है हमारा उसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि ऐड हो रही है एनर्जी, तो इसका एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा। लेकिन अब ये आपके पास जो है वो अनचेंज फॉर्म में साथ ही जा रहा है। डेफिनेटली इसमें ऐड हो, इसमें ऐड हो, पूरे सिस्टम का जो टेम्परेचर एनर्जी लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है, चाहे इसकी वजह से है चाहे इसकी वजह से है। तो आपने पूरे सिस्टम को जो है वो एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर की तरफ लेकर जाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी सेकंड रूट का फर्स्ट स्टेप होगा, एटमाइजेशन ऑफ सोडियम, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, दैट इज +108। ओके, अब सेकंड स्टेप हमारा क्या है कि हमने सोडियम सॉलिड को कन्वर्ट करना है सोडियम आयनिक फेस में। ठीक है, तभी हम लेटेस्ट एनर्जी तक मूव करेंगे। तो ये सॉलिड से गैसियस फेस में तो आ गया, लेकिन अब इसके बाद सोडियम जो गैसियस फेस में है उसके बाद हमने इसको आयोनाइज करना है। ठीक है, इसमें भी आपको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी, और इस एंथैल्पी को आप नाम दोगे डेल्टा HION, मीन्स आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम। और ये भी आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है, +496 किलो जूल पर मोल। अगर इसका 1 मोल आयोनाइज होता है टू मेक सोडियम आयन, 1 मोल ऑफ सोडियम आयन, तो डेफिनेटली आपके पास इलेक्ट्रॉन लूज होगा। इलेक्ट्रॉन लूज होने पे ये केटायन बन जाएगा, और इसके लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। लेकिन हमारा जो क्लोरीन है वो साथ अनचेंज फॉर्म में साथ ही रहेगा। हमारे सिस्टम की एनर्जी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है, और अब आपने एनर्जी टेबल में एनर्जी वाइज उसको इससे भी ऊपर लिख दिया। ठीक है, तो अब ये आपके पास यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ से लेकर आपके पास यहाँ तक 2 स्टेप हो गए, डेल्टा H एटमाइजेशन ऑफ सोडियम, डेल्टा H आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम। तो हमने सोडियम आयन को गेन कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है क्लोरीन आयन की तरफ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्लोरीन को फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक फॉर्म में लेकर जाएंगे, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है। तो उसके लिए आप सोडियम आयन को आप चेंज नहीं करोगे। यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है तो यहाँ पे आ जाएगा Cl, गैसियस फेस। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चेंज होगा वो आपके पास होगा डेल्टा H एटमाइजेशन, लेकिन ये एटमाइजेशन किसकी होगी, क्लोरीन की। ठीक है, तो इस तरह आपके पास क्या हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगेन एनर्जी प्लस होगी, और यहाँ पे एनर्जी होती है +121 किलो जूल पर मोल। तो ये एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफ आपका ऊपर की तरफ ही जाता जा रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, सोडियम सॉलिड को सोडियम गैस में, सेकंड स्टेप में सोडियम गैस को आप सोडियम आयनिक फॉर्म में ले गए जो हमें चाहिए। अब हम डील करेंगे क्लोरीन को मॉलिक्यूलर फॉर्म से एटॉमिक फॉर्म में, एटमाइजेशन होगी, और ये एनर्जी वाइज ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब ये जो क्लोरीन है ये आयनिक फॉर्म में जाना चाहिए, और ये आयन में कैसे कन्वर्ट होगा, ये आपके पास एनाइन में कन्वर्ट होगा बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। और जब भी कोई एटम कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी लूज करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो इस सिस्टम को एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से डाउनवर्ड ले आएगा। तो हमारा जो ये सिस्टम है वो नेक्स्ट अपना लेवल लो करेगा,
ये लेवल यहाँ पे है, अब ये लेवल लो करेगा। सोडियम आयनिक फॉर्म में अनचेंज और क्लोरीन जो एटॉमिक फॉर्म में था वो आयनिक फॉर्म में आ गया, वो आयनिक फॉर्म में आ गया। और ये हमारे पास जो सेकंड रूट है उसका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। अब ये बात ज़रा अपने माइंड में रखिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी एनर्जी चेंज हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी एनर्जी चेंज हुआ है वो डेल्टा एच एक्स के इक्वल है, ठीक है, डेल्टा एच एक्स के इक्वल। ये देखिए यही एग्जांपल आपने की थी ना, तो यहाँ पे देखिए सोडियम सॉलिड से किस में कन्वर्ट हुआ, सोडियम आयनिक फॉर्म में। क्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्म से चला गया क्लोरीन आयनिक फॉर्म में, और इसको आपने रिप्रेजेंट किया था डेल्टा एच एक्स के साथ। इसका मतलब सोडियम सॉलिड सबसे पहले कन्वर्ट होगा सोडियम गैसियस फॉर्म में, उसके बाद सोडियम गैसियस फॉर्म कन्वर्ट होगी सोडियम आयनिक फॉर्म में 2 स्टेप में। उसके बाद जो क्लोरीन है वो भी 2 स्टेप में कन्वर्ट होगा Cl नेगेटिव में। इसका मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी एंथैल्पी चेंजेस हैं वो इस डेल्टा एच एक्स के इक्वल होंगी, और डेल्टा एच एक्स जो है वो आपके पास सम होगा किसका, नंबर 1 डेल्टा एच एटमाइजेशन ऑफ सोडियम प्लस डेल्टा एच आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम प्लस डेल्टा एच एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन प्लस डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नाम देते हैं, ठीक है, ऑफ क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करना है। तो ये आपके पास 4 एंथैल्पी चेंजेस हैं जो कि असल में इस पिक्चर में सिर्फ एक सिंगल स्टेप में रिप्रेजेंट की गई हैं। तो यहाँ पे जो डेल्टा एच एक्स की वैल्यू कैलकुलेट होगी वो इन सब की वैल्यूज़ को प्लस करने पे ही आपके पास आएगी, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन आप करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो एनर्जी डायग्राम हम जनरेट कर रहे हैं और बोर्न हैबिट साइकिल को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और आपने ये देख लिया कि ये आपके पास सिंगल स्टेप था, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास जो चेंज हुआ उसको आपने रिप्रेजेंट किया डेल्टा एच एक्स के साथ, ठीक है। और इस डेल्टा एच एक्स के लिए हमें 4 स्टेप ऑब्जर्व करना पड़ेंगे, जिनको अलग से मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है। सोडियम सॉलिड फेस इंटू सोडियम गैसियस फेस, ये आपके पास डेल्टा एच एटमाइजेशन है सोडियम की, और ये आपके पास है 108 प्लस 108। सेकंड आपके पास है जी सोडियम जो गैसियस फॉर्म में गया वो कन्वर्ट होगा आयनिक फॉर्म में बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, इसको आप आयनाइजेशन का नाम दोगे। ये आपके पास है 496 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। थर्ड स्टेप आपने ऑब्जर्व किया क्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्म से आयनिक फॉर्म में एटॉमिक फॉर्म में गया, एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन, ये आपके पास है +1 to 1। फोर्थ स्टेप में आपके पास क्लोरीन एटम से चला गया आयनिक फॉर्म में, इसके लिए -349 एनर्जी लूज होगी, मीन्स ये एक्सो होगा। और इन सब का जो सम है दैट विल बी डेल्टा एच एक्स, क्योंकि डेल्टा एच एक्स एंथैल्पी जो आपके पास है डेल्टा एच एक्स वो असल में यहाँ से लेकर यहाँ तक चेंज है, ठीक है, जिसको आपने इस पूरी पिक्चर में रिप्रेजेंट करना है इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब गैसियस आयन से जो आपके पास कंपाउंड बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये लेवल आपके पास किसका है, आपके फाइनल कंपाउंड का, ये फाइनल कंपाउंड है ना, ठीक है, यहाँ तक आपने जाना है। तो यहाँ से लेकर इस लेवल से लेकर यहाँ तक जो एनर्जी चेंज होगा दैट विल बी डेल्टा एच एल, लेटेस्ट एनर्जी, और इसी की कैलकुलेशन हमने करनी है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपने ये देखा था, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एनर्जी होगा दैट विल बी डेल्टा एच एल, और इसी की कैलकुलेशन आपने करनी है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हम सारी कैलकुलेशन करने के बाद डेल्टा एच एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद हम इसकी वैल्यू यूज़ करते हुए डेल्टा एच एल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है। तो डेल्टा एच एक्स की वैल्यू कैलकुलेशन करने के लिए आप ये 4 स्टेप यूज़ करेंगे, जिसको अब हम यूज़ करने वाले हैं। तो ये बेटे आपके पास फार्मूला यूज़ होगा अकॉर्डिंग टू हेज़ेस लॉ। आपके पास जो चेंज आपके पास हो रहा है, ठीक है, जो कि डेल्टा एच एक्स के साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उस चेंज में असल में ये 4 स्टेप हैं। तो 4 स्टेप को आपने जो है उनकी समेशन करनी है, तो आपके पास डेल्टा एच एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी है 108, इसकी वैल्यू आपके पास है 496, इसकी वैल्यू आपके पास है 121, और इसकी माइनस में आ जाएगी 349।
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, कुछ बच्चे अगर नहीं जानते तो आपको पता होना चाहिए। प्रीवियस लेवल्स में आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशंस की हुई हैं, ठीक है। ओके, तो इसका जो आपके पास कैलकुलेशन आएगा वो बेटे आपके पास आएगा +376 किलो जॉल पर मोल। तो अगर आपके पास ये वैल्यू आ चुकी है किसकी, डेल्टा एच एक्स की, तो अब आप फाइनल अपना फार्मूला यूज़ करेंगे। और फाइनल फार्मूला आपके पास क्या है, डेल्टा एच एल इज़ इक्वल टू डेल्टा एच एफ माइनस डेल्टा एच एक्स। तो इसकी वैल्यू आपके पास है -411, इसकी वैल्यू आपके पास है +376। ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, 411 माइनस 376 इज़ इक्वल टू -787. That will be your final answer, delta HL, the latest energy for NaCl. ठीक है जी। तो इस तरह आपने यहाँ पे अपने क्वेश्चन की जो है वो क्लोजिंग कर देनी है, ठीक है।